सक्सेजन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज मैं आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ KCL एंड KVL। तो यहाँ पे मैं आपको वो मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप क्या कर सकते हैं, बिना क्वेश्चन बनाए KCL या KVL के किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आपको ये पूरी मेथड सीखनी है तो ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। इसके बाद मैं आपको पार्ट 2 या पार्ट 3 तक इस वीडियो कंप्लीट करूँगा। इसके बाद हम इसके पूरे नेटवर्क थ्योरम कंप्लीट करेंगे। तो आप हमारे साथ चैनल बने रहिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे हम पूरा KCL और KVL को कैसे बिना इक्वेशन बनाए या बिना जो इक्वेशन हम बनाते हैं I1 + I2 + R1 × R2, इन सबको बिना बनाए हुए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको वो मेथड बताऊंगा। और यदि आप तो यहाँ पे इसके पहले मैं आपके लिए जैसे UPPCL की वैकेंसी आ चुकी है और फॉर्म भरना उसके स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप उन सबको फॉर्म भरिए और यहाँ हमारे चैनल के माध्यम से आपको उसके एग्ज़ाम की तैयारी करवाती जाती रहेगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और इसके पहले भी मैंने थर्मल पावर प्लांट और जैसे और IA रूल और इल्यूमिनेशन के पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर जाकर उन वीडियो को जरूर देखिए। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, जैसे हम KCL एंड KVL पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं KCL KVL को बता दूँ और कुछ इसके बेसिक टर्म्स होते हैं उनको डिस्कस कर लें। उसके बाद फिर हम सीधा क्वेश्चन पर चलेंगे। तो आप हमारे वीडियो से जुड़े रहें। सबसे पहले हम देखते हैं किरचॉफ का धारा नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम। तो किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार जंक्शन की ओर आने वाले करंट तथा जंक्शन से जाने वाले करंट का बीजगणितीय योग शून्य होगा, जो आप सभी लोग को याद होगा। जैसे मैं मान लेता हूँ कि ये कोई जंक्शन है, तो यहाँ पे करंट आता है I1, यहाँ से करंट इस पर आता है I2, ठीक, और यहाँ पे इसका करंट आता है I3, और यहाँ से क्या होता है I4 करंट बाहर निकलता है, ठीक। तो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन क्या बोलता है कि I1, ठीक। तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं मान लेता हूँ कि आने वाले करंट को मैंने पॉजिटिव लिया है और जाने वाली करंट को मैंने नेगेटिव लिया है। तो आप उसका उल्टा भी कर सकते हैं। आप जाने वाली करंट को नेगेटिव, आने वाली करंट को नेगेटिव ले सकते हैं और जाने वाली करंट को पॉजिटिव ले सकते हैं। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि आप सभी चीज़ों को सेम लें, जाने वाली करंट को पॉजिटिव ले लें और आने वाली करंट को हमेशा नेगेटिव लें। तो यहाँ पे चेंज ना हो, कुछ भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जो करंट आ रहे हैं उनको मैंने पॉजिटिव माना है। तो यहाँ पे I1 करंट आ रही है, इसलिए I1 प्लस I2 भी आ रही है तो I2, और I3 भी यहाँ पे आ रही है तो I3, और वो जो करंट बाहर जा रही है यानी बाहर कौन सा जा रही है I4 माइनस I4 = 0। तो ये हमारा कौन सा बोलता है, किरचॉफ का प्रथम नियम। इसको हम धारा नियम भी बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यह नियम किस पर आधारित होता है। तो यह नियम आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके बाद हम चलते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम पर। तो द्वितीय नियम क्या बोलता है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग उसमें अप्लाइड विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पे जितना भी वोल्टेज ड्रॉप होगा पूरे सर्किट में वो किसके बराबर होगा, जितना हमने उस पर वोल्टेज अप्लाई किया होगा, ठीक। तो यहाँ पे अगला कुछ अलग टाइप से भी लिखा होता है, किसी बंद परिपथ में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का तथा विद्युत वाहक बल का, यानी कि जो वोल्टेज ड्रॉप का और जो हमने अप्लाइड ईएमएफ किया उसका बीजगणितीय योग हमें शून्य होता है। तो ये दोनों क्या होता है, आपके केवल द्वितीय नियम को प्रदर्शित करता है। इसको हम वोल्टेज नियम, पास नियम या लूप नियम भी बोलते हैं, और इसको KVL भी बोलते हैं, ठीक। और पहले वाले नियम को हम क्या बोलते हैं, KCL, किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये सब सभी एक ही नियम के नाम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह नियम किस पर आधारित होता है, आपका ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। तो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। इसके बेसिस में आपको बहुत से पॉइंट बताने वाला हूँ कि नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, लूप क्या होता है और मैश क्या होता है। इन सब पॉइंट को समझने के बाद हम सीधा अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें R1 एक प्रतिरोध है और एक प्रतिरोध R3 है तथा R2, ठीक। ये 3 प्रतिरोध कनेक्ट हुए हैं, यानी कि यहाँ पर 3 प्रतिरोधक लगे हुए हैं, रजिस्टर्स। और यहाँ पर जो सेल है उनका E1 और दूसरा E2 है। तो यहाँ पे मैं आपके लिए ये इसका इक्वेशन नहीं बनाने वाला, क्योंकि यहाँ पर हम जो मेथड सीखने वाले हैं वो बिना इक्वेशन बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस है वो बिना इक्वेशन बनाए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखने वाले हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जंक्शन, नोड या ये सब क्या होता है। तो नोड हम किसको बोलते हैं, जहाँ पर 2 एक्टिव या पैसिव एलिमेंट जुड़े हों उसे हम नोड कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए डायग्राम में कौन कौन से नोड होंगे, A, C एंड E। तो चलिए हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए कि इस यहाँ पे एक A1 जुड़ा है, R1 जुड़ा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक जंक्शन नोड हो जाएगा, ठीक। नोड और जंक्शन दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये बहुत सिमिलर होती है, इनको अच्छे से समझिए कि जहाँ पर 2 पैसिव एलिमेंट जुड़े, केवल 2, ठीक। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो यहाँ पे D भी आपका नोड नहीं होगा, D यहाँ पे नोड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे केवल एक पैसिव एलिमेंट जुड़ा है और बीच में आपका E आ जाता है, ठीक। तो D को हम नोड नहीं बोलेंगे। यहाँ पे हम E को भी नोड नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे केवल R1 जुड़ा हुआ है। यहाँ पे हम किसको बोल सकते हैं,
सी को नोड बोल सकते हैं और बी को भी हम नोड कंडीशन कर सकते हैं, साथ साथ ये जंक्शन भी होगा। तो हमारा नोड क्या कहलाता है, जहाँ पर केवल दो एक्टिव एलिमेंट या पैसिव एलिमेंट जुड़े हों। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं जंक्शन, जहाँ पर 3 या उससे अधिक एलिमेंट जुड़े हों उसे जंक्शन कहते हैं। तो आप इतना याद रखिए कि जंक्शन मतलब कि होता है एक तिराहा टाइप ऑफ समझ सकते हैं, जैसे जहाँ पर 2 या 3 रास्ते आते हैं उसको हम चौराहा या तिराहा बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका जो जंक्शन बी होगा, यानी जो बी होगा वो जंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 एलिमेंट जुड़े हुए हैं, लेकिन हम इसको जंक्शन नहीं बोल सकते। ठीक, या ए को हम जंक्शन नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर R1 और E1 जुड़ा है, लेकिन केवल क्या है 2 है। तो यहाँ से आप ऐसे जाएंगे और ऐसा आ जाएगा, तो रास्ता एक ही हुआ। तो ऐसा चीज़ जहाँ पर आप ऐसे जा सकते हो, करंट डिवाइड हो। ठीक, तो यहाँ पे आप आके देखिए तो यहाँ से आएंगे और आपको 2 रास्ते मिल जाएंगे, या तो आप इस साइड भी जा सकते हैं या इस साइड भी जा सकते हैं, यानी यहाँ से कुछ ना कुछ रास्ता डिवाइड हो रहा है। तो जहाँ भी आपका रास्ता डिवाइड हो या करंट डिवाइड हो वो जंक्शन कहलाती है। एक पॉइंट आप जरूर याद रखिए कि जब भी कोई भी करंट जंक्शन पर आएगी तो वो डिवाइड होगी हमेशा। ठीक, यानी उसके करंट के मान में कुछ ना कुछ वैल्यू में चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी और ई हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर केवल जंक्शन कहलाएगा। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं ब्रांच। तो 2 जंक्शन के मध्य होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या होती है, जो ब्रांच होती है वो क्या कहलाती है, 2 जंक्शन के मध्य होती है, और एक ब्रांच में हमेशा करंट की वैल्यू सेम होती है। ब्रांच यदि आप जैसे देखते हैं यहाँ पर ब्रांच कौन सी होगी, BADE, एक हमारी ब्रांच ये हो जाएगी, यानी यहाँ से ऐसे, और यहाँ पर एक ब्रांच आपकी बी और ई के बीच में हो जाएगी, और एक ब्रांच आपकी हो जाएगी BCFE के बीच में। तो ये हमारी कौन सी कहलाएगी, ब्रांच कहलाएगी। और एक बात आप जरूर याद रखिए कि ब्रांच हमेशा करंट सेम होता है, क्योंकि 2 जंक्शन के बीच में ब्रांच होती है आपकी। तो देखिए यहाँ से अगर मैं चलता हूँ तो यहाँ से चला, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, कोई जंक्शन नहीं पड़ा, तो यहाँ से यहाँ तक एक ब्रांच हुई और करंट डिवाइड नहीं हुआ। जैसे अगर मैं ई पे आता हूँ तो मेरे को एक जंक्शन मिल जाती है, यहाँ से करंट आपके 2 हिस्से में डिवाइड होगी, तो यहाँ से हमारा ब्रांच खत्म। अब हमारी एक और ब्रांच कौन सी होगी, EFCB और बी और ई, तो ये हमारी क्या कहलाती है, ब्रांच कहलाती है। तो इसके साथ हम चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट हमारा कहलाता है लूप। तो लूप हमेशा क्या होता है, एक बंद परिपथ होता है। ठीक, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका लूप। तो लूप आपका केवल एक बंद परिपथ होता है, ABEDA, यानी यहाँ से और यहाँ से एक लूप आपका ये बन सकता है। सेकेंड लूप आपका मैं बता देता हूँ, आपका CBEFC, एक लूप आपका ये यहाँ पे जनरेट हो सकता है, और आपका जो एक और लूप है वो बन सकता है आपका ABCEFED और A के बीच में। तो यहाँ पे आपके केवल 3 लूप पॉसिबल हो सकते हैं। तो लूप क्या कहलाता है, एक बंद परिपथ कहलाता है, यानी हम जहां से चले वहीं पर आ जाएं तो हमारा क्या बन जाता है, एक लूप बन जाता है। तो यहाँ पे अगले पॉइंट में बताने वाला हूँ मैश। तो लूप और मैश में बहुत माइनर अंतर होता है कि मैश एक बंद परिपथ जिसे 2 लूप में नहीं बांटा जा सकता। ठीक, वो क्या कहलाता है, आपका मैश कहलाता है। ठीक, तो जो लूप है वो मैश हो सकता है। ठीक, यहाँ पर देखिए जैसे हमारा ये है ABFD, इसमें आप कोई भी अगला बंद परिपथ नहीं जोड़ सकते, यानी यहाँ पर कोई एक और बंद परिपथ नहीं है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, मैश कहलाएगा। ऐसे ही आपका BCFB, ये भी आपका क्या कहलाएगा, एक मैश कहलाएगा। लेकिन यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पर किसकी, कि एक लूप मैं ऐसे बनाता हूँ ABCEDA, तो ये हमारा लूप कहलाएगा लेकिन मैश नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक और बंद परिपथ को ढूंढ सकते हैं। वो क्या हो सकता है आपका BCEB, और एक और बंद परिपथ आपका क्या बन सकता है, ABFB। तो जहाँ पर केवल एक बंद परिपथ हो वो आपका मैश हो जाएगा, और जहाँ पर अगर 2 बंद परिपथ की पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है, ठीक, सॉरी, जहाँ भी आपकी 2 बंद परिपथ की पॉसिबिलिटी बन रही है वो आपका लूप कहलाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जहाँ पर मैं आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं केवल इस वीडियो में 2 क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद में इस बेसिस पे आपको इसी मेथड से अलग अलग क्वेश्चन बताऊंगा, जिनकी बेसिस पे आप बहुत से अलग टाइप के वेरियस क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जिसमें 5 ओम, 5 ओम और 5 ओम के 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं, तथा यहाँ पर 20 वोल्ट तथा 100 वोल्ट के 2 EMF या सेल कनेक्ट हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को हम बिना EMF इक्वेशन बनाए कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप देख सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर एक वोल्टेज एज्यूम करूँगा। इस पॉइंट पर जैसे मान लेता हूँ कि देखिए इस वाले जंक्शन पर आप जैसे A, B, C, D, E और F, इस मेथड से आप बहुत जल्दी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 पॉइंट माने, A, B, D, E, B, C एंड F। ठीक, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आपका D पॉइंट है, यहाँ पर कोई वोल्टेज नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर हम क्या है वोल्टेज को एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो वोल्टेज एज्यूम किया वो मैंने मान लिया VD। इस जंक्शन पे आपका 20 वोल्ट दिया था, यहाँ पर आपका 100 वोल्ट कनेक्ट था, लेकिन आप इस ब्रांच में देखिए VD
यानी कि ये आपकी जो बीच की ब्रांच है यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लूंगा कि यहाँ पे जो मेरा वोल्टेज V है वो मान लिए। तो यहाँ पे मैंने एक एज्यूम करूंगा VD, और जस्ट इसके जो नीचे पॉइंट होगा इसको मैं ग्राउंड एज्यूम कर लूंगा। ठीक, तो यहाँ पे आपको इतना समझ आएगा कि जिस भी जंक्शन पर आपका वोल्टेज ना दिया गया हो वहां पर आप क्या करें, वोल्टेज को एज्यूम कर लें। ठीक, तो मैंने यहाँ पे वोल्टेज को एज्यूम किया VD। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या करते हैं। आप किसी भी डायरेक्शन में करंट मान सकते हैं। मैंने मान लिया कि यहाँ से जो करंट आ रहा था उसका वैल्यू था I1। ठीक, इसके बाद यहाँ पर जो करंट आ रहा था उसकी वैल्यू थी, ठीक, I2। चलिए इसको मैं इस डायरेक्शन में ले लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या थी, I2 थी। तो यहाँ पे आप इसको किसी भी डायरेक्शन में लें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इसके नीचे में जो करंट जा रहा है वो क्या था, I3। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस पॉइंट पर मैं क्या करूँ, KCL को अप्लाई करूँ। तो KCL मेरा क्या बोलता है कि जो आने वाली करंट और जाने वाली करंट का बीजगणितीय योग बराबर होता है। तो यहाँ पे करंट कौन सी आ रही है, I1। I1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, किसके बराबर, I3 प्लस आपका बराबर हो जाएगा I2 के बराबर। तो यहाँ पे आपका जो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I3 प्लस I2। अब यहाँ पर मैं केवल क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को लिखना है। देखिए I इक्वल टू आपका क्या होता है, V अपॉन R। ठीक, यानी मेरे को यहाँ पे वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस लिख लूँ या वोल्टेज लिख लूँ, तो मेरा वोल्टेज की बात ही, रेजिस्टेंस मेरे को दिया गया तो मेरे को I की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम केवल यहाँ पे क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए यदि आप यहाँ से चलते हैं तो आपका मैं मान लेता हूँ E1, तो E1 की वैल्यू अभी कितनी है, 20 वोल्ट। तो करंट जहाँ से चालू हुआ होगा, यानी करंट हमेशा क्या होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आपका फ्लो होता है। तो जहाँ से करंट चालू हुआ होगा वो वैल्यू हमेशा बढ़ी रही होगी। तो यहाँ पे क्या है, मैं मान लेता हूँ करंट यहाँ से चालू हुआ तो यहाँ पे 20 वोल्ट रहा होगा। और हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखते हैं, जैसे मेरे पास एक कोई दो पॉइंट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो यहाँ पे हम पोटेंशियल करंट यहाँ से चालू होकर यहाँ पर जाती है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखूंगा कि यहाँ पे जहाँ से चालू हुआ 10 और जहाँ पे खत्म हुआ वो 5, तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5। ठीक, तो यानी यहाँ पे मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट। तो वही मेथड हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। मैंने लिख लिया यहाँ पर 20, और नीचे में इसके ये जाकर करंट कहाँ पे, ये I1 यहाँ से करंट जाता है और VD पर खत्म होता है। तो मैंने क्या लिख लिया यहाँ पर, VD। ठीक, अब इसके नीचे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू, यानी यहाँ पे जो R की वैल्यू वो कितनी है, 5 ओम। तो मैं इसको क्या लिख लूंगा, 5 ओम। R1 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 5 ओम। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं किसको, VD को, I3 को। तो I3 हमारा कहाँ से चालू होता है, VD से चालू होता है, और जहाँ पर हमने अर्थ माना है वो हमारा किस होगा, हमेशा जीरो पोटेंशियल पर, और रेजिस्टेंस आपका कितना है, 5 ओम। तो हम क्या करेंगे, VD कहाँ से चालू होता है, जहाँ खत्म होता है उसको घटाना, -0 डिवाइडेड बाय 5 प्लस I2। अब I2 आप देखिए कहाँ चालू होता है, आपका VD से चालू होता है, VD माइनस, और सेल का जो पहला टर्मिनल है उसी के साइन के साथ हम क्या करेंगे, वोल्टेज को लिखेंगे। तो सेल का पहला टर्मिनल 100 वोल्ट है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, प्लस 100, ठीक, माइनस, और फिर हम क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस को लिखेंगे। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आपका 5 ओम। तो हर बार हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यानी क्या लिखा मैंने, V अपॉन R को लिखा। वैसे यहाँ पर आप देखिए VD, तो VD माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, तो मैंने फिर से क्या किया, V अपॉन R को ही लिखा है। और यहाँ पर आप देखिए VD माइनस 100 डिवाइडेड बाय 5, तो फिर से मैंने क्या किया है, V अपॉन R को ही लिखा है। तो अब बस आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करनी है, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, VD की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, 20 माइनस VD डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू VD माइनस 0 करेंगे तो 0 आएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस VD माइनस 100 अपॉन 5। अब मैं क्या कर सकता हूँ, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 20 माइनस VD अपॉन 5 इक्वल टू 5, और 5 का जब आप LCM निकालेंगे तो क्या आएगा, आपका 5 ही आएगा। तो हमने क्या लिख लिया, आपका 5। नीचे क्या करेंगे, VD प्लस VD माइनस 100। अब ये 5 और ये 5 दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, 20 माइनस VD इक्वल टू VD प्लस VD माइनस 100। देखिए अब मैं इस 100 को यहाँ पे लेके जाऊँगा तो आपका क्या हो जाएगा, 120, ठीक, 100 प्लस 20 120 इक्वल टू VD, और VD आपका कितना हो जाएगा, 2VD प्लस VD। ठीक, हम देखते हैं इसको यहाँ पर। तो आपका क्या हो जाएगा, अब 120, 2VD प्लस 2VD आपका कितना हो जाएगा, 120 इक्वल टू 3
VD, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 120 इक्वल टू 3 VD। अब यहाँ पर VD इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आपका कितना आ जाएगा 40। तो आपकी VD की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 40। तो हम VD को कितना मान लेंगे 40। अब देखिए यहाँ पर I1, I3 और I2 की वैल्यू कैसे डिसाइड करेंगे। एक बार आपका VD आ गया फिर आपको हर एक चीज़ वैल्यू निकालना आसान होगी। हमने I1 के कंपेयर में क्या लिखा है ये, I3 के कंपेरिजन पे यहाँ पर ये लिखा गया है और I2 के कंपेरिजन में यहाँ पर ये लिखा गया है। तो I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20 माइनस VD डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 20 माइनस VD की वैल्यू आपकी 40 है डिवाइडेड बाई 5, तो आपका क्या हो जाएगा 20 माइनस 40 यानी कि आपका आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाई 5, तो आपकी I की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 एम्पियर। इसके बाद आप देखिए I2, ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं I2 की। तो I2 कंपेयर में क्या लिखा है VD -0 यानी कि VD की जगह हम 40 रखेंगे और 5, तो आपका कितना हो जाएगा ये 8 एम्पियर। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं VD -100, तो आपका हो जाएगा ये जो मैंने निकाली I3 की वैल्यू थी, अब हम निकालेंगे I2 की वैल्यू। तो VD -40 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 5, तो आपका 40 माइनस 100 करेंगे तो आएगा -60 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू -10। अब इसको क्रॉस भी कर सकते हैं। आपकी I1 की वैल्यू आपकी कितनी है, I1 इक्वल टू क्या होता है हमारा I2। देखिए I1 इक्वल टू हमारा क्या होता है, I1 इक्वल टू आपका होता है I2 प्लस I3। तो यहाँ पे I1 आपका क्या आया, I1 आपका आता है कितना -4 एम्पियर, और ये कितने आते हैं, ये I2 आता है आपका 8 एम्पियर और ये कितना आता है आपका -12, तो आपका क्या हो जाएगा -4 इक्वल टू -4, तो आपका क्या हो जाएगा KCL भी सही होगा। तो इस टाइप से आपके किसी भी क्वेश्चन को बिना इक्वेशन बनाए हमने I1 की वैल्यू भी निकाल ली, I2 की। I1 आपका कितना आया -4, ये आपका आया 8 एम्पियर और ये आपका कितना आया -12 एम्पियर। इस टाइप से हमने तीनों चीज़ों की वैल्यू निकाल ली और हमारा क्वेश्चन बिना किसी इक्वेशन बनाए के सॉल्व हो गया। तो यदि आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे इस मेथड की, तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा। तो अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए, तो यहाँ पर भी आपको सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये भी लगभग आपके पहले क्वेश्चन के जैसी है, लेकिन यहाँ पर मैंने एक एडिशनल चीज़ ऐड कर दी, वो भी आपका क्या है, ये 15 वोल्ट। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम पुरानी मेथड पूरा होगा आपका। ये हमने क्या किया, यहाँ पर जिस जंक्शन पर वोल्टेज नहीं था वहाँ पर हमने वोल्टेज अज्यूम कर लिया VD। इसके बाद हमने देखा यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा था वो मैंने मान लिया वापस से I1, और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा था वो मैंने ले लिया I2, और यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा था वो मैंने ले लिया I3। अब क्या करेंगे, हम इस जंक्शन पर KCL को अप्लाई करेंगे। तो जंक्शन पर आने वाला करंट कौन सा है I1, और यहाँ से बाहर जाने वाले करंट कौन से हैं आपके I2 एंड I3। तो आपका क्या हो जाएगा I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। अब हम क्या करेंगे, फिर से उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस को लिखेंगे। तो जहाँ से करंट चालू हुआ वो वोल्टेज बढ़ा रहा होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पहले 20, और ख़त्म कहाँ पे होता है आपका इस VD पर। तो मैंने लिख लिया 20 माइनस VD डिवाइडेड बाई 5। इसके बाद आपका हो जाएगा I2। अब देखिए I2 करंट कहाँ से चालू होता है आपका VD से, और ख़त्म कहाँ पर होता है 15 पर। तो माइनस और सेल का पहला साइन कौन सा आपका प्लस, तो प्लस को हम प्लस नहीं लिख के सीधा 15 लिखकर क्या लिख सकते हैं नीचे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी यहाँ पर 10 ओम। अब देखिए I3 आप इस ब्रांच पर, तो यहाँ पर I3 कहाँ से चालू होता है आपका VD से, और ख़त्म कहाँ पर होता है आपका 100 पर, ठीक। और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 5 ओम। तो अब हम वापस से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 20 माइनस VD डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू VD माइनस 50, ठीक। 10 और 5 का यदि हम LCM यहाँ पे निकालते हैं तो आपका कितना आएगा 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 2 10, तो यहाँ पर 2 का इंटू होगा VD माइनस 100। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो 5 क्रॉस 2 होगा, और इस 2 को हम यहाँ पर इंटू कर सकते हो, तो कितना हो जाएगा 40 माइनस 2 VD इक्वल टू VD माइनस 15। मैंने क्या 2 का यहाँ पर इंटू का, इसलिए 40 माइनस 2 VD माइनस 15 प्लस 2 VD माइनस 200। ये आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन का सॉल्व होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके बाद VD की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 40, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ कर सकते हैं 40 प्लस 15, और 200 यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा आपका प्लस 200, ठीक। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपका VD
प्लस 2VD और एक और VD को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 2VD। अब आप इन सबको जोड़िए तो आपका कितना आ जाएगा 15 और 40 से 15 55 प्लस 200 इक्वल टू VD। ठीक, तो VD इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 + 2 4 + 5, तो आपका क्या हो जाएगा 5VD। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका 255 इक्वल टू 5VD। तो VD इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 25.5 255 डिवाइडेड बाई 5, तो आपका कितना आ जाएगा 5 5 या 25 एंड 5 1, तो आपका कितना आ जाएगा 51। तो आपका यहाँ पर VD का वैल्यू आपका कितना मिल जाएगा 51। अब हम इस VD की वैल्यू को I1 I2 और I3 पर रखकर इसका मान निकाल लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम रखते हैं क्या VD की वैल्यू को, तो आप देखिए हम VD की वैल्यू को रखते हैं यहाँ पर किस पर I1 पर। तो I1 इक्वल टू हमारा क्या है यहाँ पर I1 इक्वल टू आपका है I2 अपॉन, ठीक, यहाँ पर आपका क्या है I1 इक्वल टू है 20 माइनस VD डिवाइडेड बाय 20 माइनस VD डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर मेरा क्या है 20 माइनस 51 अपॉन 5। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी आपकी I1 की वैल्यू मिल जाएगी जब इसको सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे I2 के लिए, तो I2 के लिए आपका क्या हो जाएगा VD माइनस 15, तो ये हो जाएगा आपका 51 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 10। इसके बाद हम देखेंगे I3 की वैल्यू, तो आपकी क्या हो जाएगी 51 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 5। तो इस तरीके से आपको I1 I2 और I3 तीनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम इसमें जो अलग अलग वेरिएशन आते हैं क्वेश्चंस में, कि कभी कभी आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उन सब क्वेश्चन को आप इस मेथड से कैसे करेंगे यहाँ पे हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। इसके साथ अभी हम चलते हैं इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जो आप नोट डाउन कर लें कि हम किसी भी इक्वेशन में इस मेथड को कैसे लगाएंगे। तो हम चलते हैं आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। तो हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। तो यहाँ पर देखिए कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि जंक्शन पर आपका वोल्टेज ना दिया गया हो, यानी ऐसा जंक्शन जहाँ पर आपका वोल्टेज ना दिया गया हो, जैसे हमारे क्वेश्चन में जंक्शन पर वोल्टेज नहीं था, तो वहाँ पे हमने वोल्टेज को कितना अज्यूम कर लिया आपका VD। ठीक, उस पर वोल्टेज हमने मान लिया। फिर किसी भी ब्रांच में अपनी इच्छा अनुसार हम करंट ले सकते हैं, जैसे हमने I1 I2 और I3 को माना था, तो आप उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में उस करंट को आप मान सकते हैं। तो आप फिर से वहीं से जहाँ से करंट प्रारंभ होता है उस वोल्टेज में से जहाँ पर करंट खत्म होता है उसको घटा दें। तो जैसे हमने देखा था कि 20 माइनस VD किया था हमने, तो यहाँ पे हमारा क्या था पहले क्वेश्चन में 20 माइनस VD किया था, क्योंकि यहाँ पर 20 ग्रेटर वोल्टेज था और VD हम मानेंगे कि लेस वोल्टेज, क्योंकि जहाँ से करंट आपका चालू हुआ होगा वो हमेशा ज़्यादा रहा होगा। करंट क्योंकि हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के साइड फ्लो होता है, तो 20 ज़्यादा रहा होगा माइनस VD। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कैसे लिखेंगे 20 माइनस VD डिवाइडेड बाय, ठीक, तो ये हमने लिख लिया उसका पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि I इक्वल टू V/R होता है, तो हम वोल्टेज को कैसे लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में, तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिख लिया। ठीक, फिर सभी वोल्टेज को प्रतिरोध से भाग देने, जो भी हमने वोल्टेज लिखे 20 माइनस VD, PD माइनस 0 और VD माइनस 100, उन सबको हमने क्या किया उसमें जो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू थी उनसे डिवाइड किया, किससे 5 5 और 5 से। इसके बाद जिस जंक्शन पर वोल्टेज मानते हैं उसके ठीक नीचे वाले बिंदु को, तो मैंने आपको बताया भी था कि जहाँ पर वोल्टेज माना है, जैसे हमने VD पर वोल्टेज माना था उसके जस्ट नीचे हमारा एक बिंदु दिख रहा था जहाँ पे हमने उसको क्या कर लिया अर्थ मान लिया, और अर्थ पे हमेशा हम किसको मानेंगे हमेशा जीरो पोटेंशियल को। ठीक, इसके बाद माने हुए वोल्टेज का मान निकालते हैं, तो हमने देखा हमारी इक्वेशन बैठ गई। ठीक, तो सबसे पहले हमें जंक्शन पर यहाँ पर KCL लगाना होगा, वो पॉइंट यहाँ पर ऐड नहीं है, तो हमने VD पर KCL लगाया और क्या लिख लिया I1 इक्वल टू I3 प्लस I2। फिर हमने I1 के करस्पॉन्डिंग 20 माइनस VD अपॉन 5 लिखा था, VD माइनस 0 अपॉन 5 लिखा था, प्लस VD माइनस 100 अपॉन 5 लिखा था। तो इसके बाद हमने जो इक्वेशन निकाली उससे हमने क्या निकाला VD का मान निकाला। एक बार हमको यदि VD का मान मिल गया तो हमने क्या किया I1 I2 और I3 पर रखकर I1 I2 और I3 की वैल्यू को निकाल लिया। तो इस टाइप से आप किसी भी क्वेश्चन को बिना इक्वेशन लगाए सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप इसी तरह के वीडियो के लिए जुड़े रहें। इसके बाद इसके पार्ट 1 पार्ट 2 भी डालने वाला हूँ। तो आई होप यदि आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आप हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन को पा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।